नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या है इस सर्वे में, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को कैसे बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। यहाँ तक कि नहीं, मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ा हो गई है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी क्या सत्ता में लौट कर आएगी या फिर सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बचे हुए 3.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगभग 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन चीफ ने साफ कर दिया है कि सितंबर के अंत तक यहाँ पर चुनाव करवा लिए जाएंगे। चुनाव आयुक्त के बयान के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी कम बैक का दावा किया है। लेकिन आपको बता दें, ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी में हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 साल में 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन 15वीं विधानसभा का यह साल ऐसा होगा जब मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 27 या उससे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होंगे। कुछ महीने बाद होने वाले उपचुनाव से जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ दावा कर चुके हैं कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, वहीं दूसरी तरफ इस उपचुनाव से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी का भी भविष्य तय हो सकता है। आपको देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में जो वर्तमान में 27 सीटें खाली हैं, उसमें सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करेरा, पौरी, बामोरी, अशोकनगर सहित 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको देखिए, 2018 में जो चुनाव हुए थे उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। वहीं 230 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, अदर को 5 सीटें और बीएसपी 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन 15 महीने की सरकार चलाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित और अन्य विधायकों के कांग्रेस से बगावत करने से अब कांग्रेस के पास 89 सीटों का संख्या है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में विराजमान है, उसके पास 107 सीटों का समर्थन है। वहीं अदर 5 सीटों और बीएसपी के पास 2 सीटें हैं। लेकिन आपको बता दें कि होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश के 27 सीटों में से 26 सीटों का सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक इन 26 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इन 26 सीटों में से 1 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ताजा सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव में हार हो सकती है। कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक इन 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट ही मिलेगी। वहीं कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक इन 26 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 25 सीटें जा सकती है। वहीं इस ट्वीट के माध्यम से भी कहा गया है कि एक सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा है कि सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 1 सीट मिलने पर बौखलाई भारतीय जनता पार्टी फिर खरीद फरोख्त कर रही है। पर याद रखना, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1 से अधिक सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की 26 में से 25 सीटों पर हार तय है। वहीं 1 सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी। आगे लिखा गया है, गद्दारों की खैर नहीं। वहीं तीसरे ट्वीट में लिखा गया है कि ताजा सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई नींद। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं अगले ट्वीट में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद रही, लोकतंत्र बिक रहा, इन बिकने वालों को जनादेश नहीं दिख रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पिछली गलती नहीं दोहराएगी। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि जनता इंसाफ करेगी और बिकाऊ को उनकी जगह दिखाएगी। इसी कारण कांग्रेस फीडबैक और सर्वे के आधार पर टिकट बांट रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के
के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी ट्वीट करते हुए दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उपचुनाव की संख्या 24 कर ले, 25 कर ले या 26 कर ले या 27 कर ले, शिवराज जी राजनीतिक पाप करो। जिस दिन भी उपचुनाव होंगे बीजेपी के इस महापाप का अंत होगा और आने वाले 15 वर्षों तक जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे से कांग्रेस बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों के उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। कांग्रेस पार्टी के 3 स्तर के सर्वे में यह व्यापक तौर पर आया है कि सभी 27 सीटें कांग्रेस जीत रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक रूप से जो सर्वे करवाया उसके चलते भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट का माहौल है। उनका कहना है कि तमाम बिके हुए नेताओं को क्षेत्र में घुसने की जगह नहीं मिल रही है और सभी 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना है कि उपचुनाव होते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। हालांकि कई मौकों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दावा कर चुके हैं कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस लौटेगी और लगभग 22 से 24 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। फिर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह जो सर्वे करवाया है यह किसके द्वारा और कैसे करवाया गया है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि उपचुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कमबैक करेगी। लेकिन उपचुनाव होने के बाद ही और इन सभी सीटों के नतीजे आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कांग्रेस एक बार कमबैक करेगी या भारतीय जनता पार्टी अगले बचे हुए 3.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी पीएम केयर फंड को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा कि फंड को जांच से बचा रही है सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सदस्य पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पीएम केयर फंड को जांच से बचा रही है। चिदम्बरम ने इस फंड के बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते लिखा है कि यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझकर पीएम केयर्स फंड को छानबीन से बचाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने कहा था कि पीएम केयर्स फंड से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके वैधानिक पहलू को लेकर था और शीर्ष अदालत को कोष से जुड़ी पारदर्शिता एवं प्रबंधन जैसे पहलुओं पर निर्णय देने का अवसर नहीं मिला है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का निर्देश से मंगलवार को इनकार कर दिया था। इसी मामले को लेकर चिदम्बरम ने कई ट्वीट किए थे। ट्वीट करते हुए पूछा, क्या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस फंड का सुझाव कारपोरेट मामले के मंत्रालय ने दिया? अगर नहीं तो किसने इसे बनाया और किस हैसियत से? उन्होंने आगे पूछा कि अगर केंद्र सरकार ने फंड नहीं बनाया तो प्रधानमंत्री और 3 मंत्री इसके ट्रस्टी क्यों हैं? उन्हें ट्रस्टी किसने नियुक्त किया है? इस तरह के सवालों को लेकर कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको पता है कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। झटका देते हुए छत्तीसगढ़ यानी झगराखंड पंचायत में बीजेपी की पार्षद सीता कोल को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा के 2 पार्षद जिसमें मोहम्मद सत्तार अली और प्रतिमा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस में शामिल हुए सत्तार को कांग्रेस एक नगर पंचायत का उपाध्यक्ष भी बना चुकी है। अब प्रतिमा सूर्यवंशी और सीता कोल जो कि भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आई थी, अब दोनों कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। माना जा रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इन पार्षदों के कांग्रेस में शामिल होने से यहाँ के पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के व्यवहार और कोई सहयोग नहीं किए जाने के चलते कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। वहीं इनको शपथ दिलाने वाले कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने भी कहा है कि नगर पंचायत झगराखंड भाजपा मुक्त हो रहा है। वहीं इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए वहां के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अपने पूरे परिवार सहित कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें वहां के शहर के एक वार्ड के पार्षद एवं पूर्व में नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी समर्थित रमन भटनागर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में कांग्रेस का दामन पूरे परिवार सहित थामा है। विधायक राणा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई। शामिल होने
के बाद पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में वार्ड पार्षद रमन भटनागर का कहना है कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने विधायक राजेंद्र राणा के सहयोग से नगर परिषद सुजानपुर के सभी वार्डों में करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए और जब से वो अध्यक्ष पद से हटे हैं तब से लेकर आज तक शहर में एक भी कार्य नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वर्तमान में भाजपा पार्षद कार्यों के केवल प्रस्ताव डालते हैं लेकिन अगले दिन प्रस्ताव रद्द हो जाते हैं। यही कारण है कि आज वह पूरी परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां भी विधायक राजेंद्र राणा होंगे वहां वो उनके साथ रहेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सिंधिया को चुनाव जीतने के लिए वो वोटर से कैसे वोट मांगते थे। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधते हुए कहा और सिंधिया को लेकर कई दावे भी किए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव जब सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय लड़ते थे तो मैंने सिंधिया को जिताया था, वोटर्स को धमकाकर वोटिंग करवाता था। कैलाश विजयवर्गीय को हराने में मेरी पूरी भूमिका रहती थी। वर्मा ने कहा कि ग्वालियर से सिंधिया का रिश्ता नकली है। उन्होंने 22 अगस्त को ग्वालियर में होने वाले सिंधिया के संबोधन पर भी तंज कसा है। उनका कहना है कि वहाँ अतिथि शिक्षक भी ग्वालियर में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या सिंधिया खेमे के मंत्रियों के पिछले कार्यकाल की जांच होगी। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना की अलग अलग गाइडलाइन है, राजा महाराजाओं के लिए क्या अलग नियम है, आम रियायतों के लिए अलग नियम है। वर्मा ने कहा कि सिंधिया को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। हालांकि खुद के केयर टेकर को कोरोना होने पर सज्जन सिंह ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि घर के बाहर से ही केयर टेकर को अस्पताल भेज दिया गया था। सज्जन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवाओं को नौकरी दिए जाने की घोषणा को झूठा सपना बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को झूठा सपना दिखाया। घोषणा बहुत अच्छी है पर पवित्र है, ये युवाओं को भ्रमित करने वाला है। इसका प्रारूप और कब तक लागू होगा यह नहीं बताया गया। पहले कानून बना लेते, सपना टूटता नहीं। विकास का झूठा वादा किया, विधायकों के मांग पत्र पर ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हाल ही में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी तंज कसा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज से राजस्थान में 8 रुपए में भरपेट भोजन देगी। आपको बता दें कोई भूखा न सोए के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार आज से एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश भर में 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कर दिया है, जिसके माध्यम से सरकार राज्य में भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराएगी। सरकार की इस रसोई में एक थाली की कीमत केवल 8 रुपए रखी गई है। 8 रुपए में सरकार जरूरतमंदों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराएगी। बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने गुरुवार से ही राज्य में 358 इंदिरा रसोई खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके जरिए सरकार जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन और उसकी कीमत सिर्फ 8 रुपए होगी। 8 रुपए में जरूरतमंदों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराएगी। यह सेवा प्रदेश के विभिन्न शहरों, प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल पर स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत प्रतिदिन 1,34,000 और प्रतिवर्ष 4,87,00,000 लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य बनाया है। इस रसोई योजना में खाने की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें शाम के भोजन का समय शाम 5 बजे से 8 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है और नाश्ते का समय सुबह 8 यानी 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें चीन ने एक बार फिर बड़ी हिमाकत की है। लिपुलेख में चीन की जबरदस्त सक्रियता देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि चीन मिसाइल तैनाती की तैयारी कर रहा है। आपको पता है कि भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर एक और चीन शांति स्थापित करने का दावा करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नेपाल अब बातचीत में दिलचस्पी दिखा रहा है। हालांकि जमीन पर जो स्थिति है उससे इन दोनों के ही इरादों पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लिपुलेख में चीन ने मिसाइल तैनात करने की साइट का निर्माण कार्य शुरू किया है। इस दावे को अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से भी बल मिल रहा है। लिपुलेख वही इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद गरमाया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटास्पा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, जिसमें दिख रहा है कि लिपुलेख पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैन्य तैयारी की है बल्कि मिसाइल के ठिकानों के निर्माण कार्य की भी तैयारी शुरू की है। इसके मुताबिक इस इलाके में 100 किलोमीटर स्कैनिंग से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी का भी पता चलता है। यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के
लिए साइट का निर्माण मानसरोवर झील के पास किया जा रहा है। लिपुलेख पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। यह पिछले दिनों तब चर्चा में आया था जब नेपाल ने यहाँ भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर ऐतराज जताया था। फिर नेपाल ने अपने यहाँ नया नक्शा भी पास कर विवाद बढ़ा दिया था। इसमें काला पानी, जिसमें लिपुलेख भी शामिल था, उसे अपना हिस्सा बताया था। वहीं बताया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगांग सो और गोगरा हार्ट स्प्रिंग इलाके में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने शुरू कर दिया है। इससे पहले इस इलाके में पावर लाइंस भी देखी गई थी। इसकी वजह से इंसानी और मानव रहित दोनों ऑपरेशंस पर काफी असर पड़ सकता है। पहले की लद्दाख और अक्साई चीन क्षेत्र में मौजूदगी काफी कम हो गई है, लेकिन लद्दाख में 1500 किलोमीटर के सीमा पर उसकी सेना मौजूद है और हटती हुई भी नहीं दिख रही है। अब दावा किया जा रहा है कि लिपुलेख में चीन मिसाइल तैनाती की तैयारी कर रहा है।